बच्चों पढ़ने जा रहे हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ और हाइट, वास्तविक व आभासी गहराई या ऊंचाई। बच्चों अगर हम बात करें, अगर एक बर्तन में अगर बच्चों पानी रखा है तो उसका बॉटम हमको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका जो तल है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिससे हमें उसकी पानी की गहराई कम प्रतीत होती है बच्चों। पानी की गहराई कम प्रतीत होती है बच्चों। हमको ये बॉटम यहां दिखाई देगा बच्चों, इसका बॉटम यहां दिखाई देगा, हमें लगेगा कि पानी की गहराई कम है, बट रियल में पानी ज्यादा गहरा है। इसी बोलते हैं हम लोग बच्चों वर्चुअल डेप्थ। वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं बच्चों इसको। हाइट के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है, वर्चुअल डेप्थ और हाइट। तो इसको आप डी डैश लिख दो बच्चों, आभासी, जो हमको आभास हो रहा है, फील हो रहा है कि भाई इसकी वर्चुअल डेप्थ हमको कितनी फील हो रही है, हमको आभास कितना हो रहा है, हमको प्रतीत कितना हो रहा है। अपेरेंट मींस प्रतीत होना, हमें प्रतीत कितनी हो रही है उसकी गहराई। और एक्चुअल डेप्थ क्या है बच्चों? एक्चुअल डेप्थ, रियल या एक्चुअल, इसको हम रियल भी बोल सकते हैं या एक्चुअल भी बोल सकते हैं। एक्चुअल, एक्चुअल वास्तविक। बट एक्चुअल डेप्थ कितनी है बच्चों, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि एक्चुअल डेप्थ कितनी है बच्चों। बट एक्चुअल डेप्थ है बच्चों इतनी। एक्चुअल डेप्थ है बच्चों इतनी, बट हमें महसूस कितनी हो रही है बच्चों? डी डैश, इतनी महसूस हो रही है। इस चीज को समझना है विद डेरिवेशन। और यहां भी खूब सारे केस हैं, हो सकता है ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो सकता है ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो। ये भी हो सकता है कि यहाँ एक मछली है बच्चों, पानी में एक मछली है और वो बाहर देख रही हो, वो बाहर देख रही हो तो उसे किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, ऊंचाई कितनी महसूस, कितनी कितनी अपेरेंट होगी या कितनी प्रतीत होगी, ठीक है, कितनी उसको उसकी ऊंचाई दिखेगी रियल और उसकी अपेरेंट हाइट में क्या रिलेशन होगा। तो ये चीजें हम समझेंगे यहाँ पर, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, इसके बारे में हमने स्टडी करना है, ठीक है। आप साथ साथ नोटबुक और पेन लेके बैठे और स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप लोग। तो हम इस पे डेरिवेशन करने जा रहे हैं बच्चों। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा मैं, सुनो, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि आप लोगों को इजीली सब कुछ दिखे, ठीक है। कोशिश करेंगे सारी बातों का सही तरीके से समझाने की। सुनिए, अब मैं इस हेडिंग को मिटा रहा हूं बच्चों क्योंकि हमको जगह चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। चलो बाद में देख लेंगे, मिटा लेंगे, थोड़ा ध्यान देना। एक बर्तन है बच्चों हमारे पास जिसमें वाटर है, जिसमें वाटर है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें वाटर है। और यहां कहीं बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से। इसमें पानी है, इस बर्तन में पानी रखा है बच्चों, इसमें पानी रखा है बच्चों और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं बाहर से, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से। तो एक रे तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट बना देता हूं, बिल्कुल ऐसे, ये बिना रिफ्रैक्ट हुए चली जा रही, बिना रिफ्रैक्ट हुए चली गई। एक रे बिल्कुल हमने सीधी बना दी। और एक रे बच्चों हमने कुछ यहां बनाई ऐसा, और बाहर क्या है बच्चों? एयर है, एयर। और यहां क्या है बच्चों? वाटर, ठीक है। एक बार हम मान लेते हैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों N2 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है बच्चों, ठीक है, N1 है और N2 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने मान लिया। अब हम देखते हैं कि बच्चों ये जो रे है, ये जो रे है बच्चों, ये डेंसर से लाइट रे, देखो कोई भी चीज हमें कब दिखाई देती है? जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट को टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचे। हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है बच्चों? जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट को टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचे तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारी आंखों तक आएगी तो हमें वो चीज दिखाई देगी, तब वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा।
तो नो डाउट लाइट रे आई होगी और ऑब्जेक्ट पे टकराई होगी और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रही, हमारी आंखों तक पहुंच रही। तो ये लाइट रे बच्चों ट्रेवल कर रही है और साथ में अब देखो ये लाइट रे कहां जा रही है, ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी बच्चों तो वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। तो अगर वो नॉर्मल से दूर हटेगी, फॉर एग्जांपल यहां चलेगी, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट गई बच्चों, और यहां कहीं हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहां कहीं हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पे कहीं, तो हमें जो इमेज दिखाई देगी, हमारी आई इतना सेंस नहीं कर पाएगी कि ये लाइट रे बैंड होके आ रही है। हमारी आंख आंख इतना, हमारा ब्रेन है वो इतना सेंस नहीं कर पाएगा कि बच्चों की लाइट रे मुड़ के आ रही है। हमारी आंख जो हमें इसकी इमेज देगी, वो इमेज कहां देगी बच्चों, इमेज अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी बच्चों हमको यहां, इसकी इमेज मिलेगी बच्चों हमको यहां, यहां हमको उसकी इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब बच्चों एक बात सोचने वाली इधर, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस एंगल को हम लोग, अब देखो लाइट रे कहां से आ रही है बच्चों, अब लाइट रे आ रही है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना इस चीज पे, थोड़ा ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइट रे जाना कहां चाहती थी, लाइट रे जाना यहां चाहती थी, लेकिन थोड़ी बैंड हो गई, नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कहां बनता है बच्चों, जहां से लाइट आ रही है। अभी लाइट कहां से आ रही है बच्चों, ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है, वाटर से एयर में जा रही है, तो ये एंगल बन गया हमारा इंसिडेंट एंगल। और इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बोल सकते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों अपवर्तन कोण है, अगर ये एंगल आई है बच्चों, ये एंगल अगर आई है, थोड़ा समझना एक एक चीज को, कौन सॉरी अपनों ने गलत एंगल बना दिया, ये एंगल नहीं बच्चों, ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये वाला एंगल। हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल मेजर होता है बच्चों, नॉर्मल के साथ। तो ये एंगल, सॉरी ये एंगल आई, ये एंगल आई, ठीक है। कोई भी देखो, कोई भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब ट्रेवल करती है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो आई और ये आर, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। जो रे रिफ्रैक्ट हो गई वो नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। तो देखो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो बैंड हो गई रे इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो ये जो एंगल है बच्चों ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल हो गया बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर ये एंगल आई है तो बच्चों ये भी एंगल आई होगा, ये भी एंगल आई होगा, ठीक है। क्यों, ये भी समझ सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल खेल नहीं है बच्चों। देखो ये देखो गौर से, ये वाटर का सरफेस है और ये बॉटम है, ठीक है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ये भी नॉर्मल है, ये भी बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, और ये भी नॉर्मल है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी बच्चों। तो अगर ये एंगल आई है बच्चों तो ये भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो ये एंगल आई हो गया। इसी तरीके से बच्चों अगर आप गौर से देखो, गौर से देखो, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है बच्चों तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। व्हाई बच्चों, देखो ये लाइट रे बैंड हो गई, ये लाइट रे जाना कहां चाहती थी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे थोड़ी बैंड हो गई बच्चों, थोड़ी बैंड हो गई। अब इस रे को पीछे बढ़ाओ, बिल्कुल पीछे बढ़ाया आपने, जितना एंगल ये होगा बच्चों उतना ही ये एंगल होगा। क्यों होगा बच्चों, देखो अगर मैं इस लाइन को मिटा देता हूं बच्चों, इस लाइन को मिटा देता हूं, तो देखो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों, संगत कोण। आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन उनको अगर इंटरसेक्ट करे बच्चों, ट्रांसवर्सल एक थर्ड उन्हें इंटरसेक्ट करे, तो ये एंगल बच्चों इस एंगल के इक्वल होता है ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, संगत कोण। या फिर ये वाला एंगल इस एंगल के भी इक्वल होता है बच्चों, ये बात पता है ना आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग इमीडिएटली पूछ लोगे, ठीक है। आप लोग बाद में नहीं पूछोगे, पहले ही पूछोगे। कोई एंगल वाली स्टोरी समझनी बड़ी जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब देखो रियल में ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, रियल में ऑब्जेक्ट है बच्चों यहां। तो ये है बच्चों रियल डेप्थ, रियल डेप्थ बच्चों, ये क्या है बच्चों, रियल डेप्थ बच्चों।
क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट है कहां पे, ऑब्जेक्ट यहां है बच्चों। तो ये हमारी हो गई बच्चों रियल डेप्थ। रियल डेप्थ। और इमेज कहां बन रही है बच्चों, हमको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये बच्चों अपेरेंट है हमारे लिए, अपेरेंट। ये बच्चों हो गई वर्चुअल डेप्थ या आभासी गहराई। ये वास्तविक गहराई है बच्चों, लेकिन हमको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की गहराई कितनी दिखाई दे रही है, हमको इतनी दिखाई दे रही है क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट की इमेज कहां मिल रही है, यहां मिल रही है, जिसको मैंने लिख दिया आई से। आई मींस मैंने शो किया आपको इमेज। इमेज कहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है ऑब्जेक्ट की। तो बच्चों अब थोड़ा हम यहां पर एक, अब बहुत कुछ, सब कुछ इजी है, अब कोई मुश्किल नहीं है, अब थोड़ा ध्यान देंगे बस अभी आप। अब देखो हम एक काम करते हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स, कुछ नेम ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिया ए, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ। ओ तो यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, चलो यहाँ उसको नाम दे देते हैं बी। ये बी पॉइंट दे दिया बच्चों। अब आप एक काम करो बच्चों, यहाँ स्नेल लॉ लगाओ। यहाँ स्नेल लॉ अगर हम लगाते हैं बच्चों, स्नेल लॉ, यहाँ अगर हम स्नेल लॉ लगाते हैं बच्चों, स्नेल लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं बच्चों। स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है भाई, जिस तरफ का एंगल, जिस तरफ का एंगल उस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरफ का एंगल क्या है बच्चों, साइन आई। तो साइन आई, इस तरफ का एंगल साइन आई, और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों n2, हमने यहां पुट किया n2 इज इक्वल टू, इस तरफ का एंगल कितना है भाई r, तो साइन r, साइन r, और इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों n1, तो n1 को हमने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया n, ये हमने स्नेल लॉ अप्लाई कर दिया बच्चों, और इसको हमने बना दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब बच्चों एक चीज नोट करने वाली है इधर, एक चीज नोट करने वाली है इधर, कि हालांकि हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो अब बात बताने जा रहा हूं उसको आप अभी और खींचे। हम थोड़ा इसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इजी बनाने के लिए हम लोग एक चीज देखेंगे बच्चों। यहां जो बच्चों ये एंगल्स बन रहे हैं आई और आर, ये बहुत स्मॉल है बच्चों। आई और आर बहुत स्मॉल्स है। क्यों, हम दोनों रेस को, इन दोनों रेस को पैरा एक्सियल रे मानेंगे बच्चों। पैरा एक्सियल रे क्या होती है बच्चों, थोड़ा ध्यान दें। पैरा एक्सियल रेस वो होती है बच्चों जो, वैसे जो पैरा एक्सियल रेस जो हमारा, अगर हम मिरर की बात करें बच्चों, मिरर या लेंस की बात करें, उसमें जो हम लोग फोकस पॉइंट डिफाइन करते हैं ना, फोकस पॉइंट डिफाइन करते हैं बच्चों, फोकस पॉइंट डिफाइन करते हैं कि अगर अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से निकल जाती है, फोकस पॉइंट से निकल जाती है ना। तो बच्चों ये जो फोकस पॉइंट डिफाइन है ना बच्चों, ये पैरा एक्सियल रेस के लिए। पैरा एक्सियल रेस, पैरा एक्सियल में लिख देता हूं क्या स्पेलिंग है, पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल रे क्या होती है बच्चों, पैरा एक्सियल रे होती है बच्चों वो रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो। बच्चों ये जो लॉ डिफाइन है ना, ये जो लॉ डिफाइन है कि भाई कोई इंसिडेंट रे अगर मिरर पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास हो जाती है। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के लिए डिफाइन है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर वाली रेज लें, बहुत दूर वाली रेज लें बच्चों, तो ये बच्चों फोकल पॉइंट से नहीं जाएगी, ये फोकस पॉइंट से नहीं जाएगी। इन रेस को बोलते हैं बच्चों मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज बोलते हैं बच्चों। और ये जो बहुत क्लोज है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरा एक्सियल, पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं, जो बहुत क्लोज है। इसको हिंदी में समीपस्थ भी बोलते हैं, समीपस्थ, समीपस्थ। और इनको बोलते हैं बच्चों दूरस्थ, दूरस्थ। ये जो दूर वाली किरण है ना बच्चों, ये दूर वाली प्रिंसिपल एक्सिस से, जो जितनी भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज क्लोज वाली रेज होंगी ना बच्चों, पास पास वाली, ये सभी फोकस पॉइंट से पास होंगी, सभी फोकस पॉइंट से पास होगी। लेकिन अगर हम दूर वाली रेस की बात करें बच्चों, पैरा एक्सियल, ये रेस फोकस से पास नहीं होगी, कहीं से और से पास हो जाएंगी, ये फोकस से पास नहीं होगी। ठीक है, और इनसे दूर वाली जितनी भी रेज है ये अलग अलग पॉइंट से पास होगी, इनके लिए फोकस पॉइंट नहीं होगा, इनके लिए ये फोकल पॉइंट से पास नहीं होने वाली है। इनकी जो रिफ्लेक्टेड रे है फोकस पॉइंट से पास नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मिरर के अपर्चर छोटे हैं, मिरर के अपर्चर छोटे हैं। ठीक है, और मिरर के अपर्चर छोटे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैरा एक्सियल रे कंसीडर हो रही है,
बड़ी दूर वाली रेज कंसीडर हो ही नहीं रही। जब मिरर के एपर्चर छोटे होंगे बच्चों तो ये पास वाली रेज होंगी और ये फोकल पॉइंट्स से पास होंगी और जो एंगल्स बनेंगे वो वेरी स्मॉल बनेंगे, अब देखो बच्चों यहाँ भी समझने वाली बात है। अब ये जो दो रेज है ना बच्चों, एक ये और ये एक रे, ये बहुत क्लोज होंगी बच्चों, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम से अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग टू रेज का यूज करते हैं, दो रेज का यूज करते हैं बच्चों। अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के पास नहीं होंगी बच्चों तो आंख का साइज तो बहुत छोटा होता है, तो ये दोनों रेज में से अगर ये रेज दूर दूर होंगी तो आंख में से पास ही नहीं होगी, अपने पुपिल में से पास ही नहीं होगी। अगर इसका एक डायग्राम बनाए तो रियल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, इसका रियल डायग्राम कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। हम कहीं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये रेज आ रही है, एक रे ये आ रही है इस ऑब्जेक्ट की और एक रे ये आ रही है बच्चों, ये आ रही है। ये बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे बच्चों, यहाँ बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे। यहाँ अगर आप इंसिडेंट एंगल बनाओगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाओगे तो बहुत छोटे बनेंगे, क्योंकि हमारी आंख का साइज क्या है बच्चों, बहुत छोटा। अगर हम ये मान लें कि ये रेज एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो ये रे हमारी आंख से पास ही नहीं होगी, बच्चों, ठीक है, क्योंकि दूर दूर हो गए तो ये रे हमारी आंख से पास नहीं होगी। डायग्राम बनाने के लिए हर चीज समझ आए इसलिए हम लोग थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो दीज रेज आर पैराएक्सियल, तो बच्चों ये जो अगर ये रेज बहुत क्लोज हैं तो ये आई और ये आर ये बहुत छोटे छोटे एंगल बनेंगे, ये आई और आर बहुत छोटे छोटे एंगल्स बनेंगे। दीज रेज आर पैराएक्सियल, so therefore I and R are very small। इसका मतलब I और R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत छोटे होंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों रेज एक दूसरे के बहुत क्लोज है। ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। पहले ये दोनों रेज एक दूसरे के बहुत पास है, क्योंकि देखो पास होना जरूरी है, क्योंकि हमारी आंख का साइज बहुत छोटा है बच्चों, तो हम चाहेंगे कि वो दोनों रेज हमारी आंख से पास हो ताकि हम लोगों को ऑब्जेक्ट की इमेज मिले। हम लोग दो रेज का यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, मिनिमम एटलीस्ट टू रेज वी नीड टू फॉर्म एन इमेज, है ना। तो हम लोगों को दो रेज चाहिए, तो अभी हमने डायग्राम में दूर दूर बनाए ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो, हर चीज दिखे आप लोगों को इसीलिए, ठीक है। अब देखो अगर ये बहुत स्मॉल है बच्चों एंगल्स, तो आप लोग जानते हो बच्चों ये बात कि जब ये बहुत स्मॉल होते हैं बच्चों तो साइन आई लगभग 10 साइन थीटा लगभग 10 थीटा के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, हमें पता है जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन आई भी अप्रोक्स आई के बराबर होगा और 10 आई भी अप्रोक्स आई के बराबर होगा। ये बात पता है ना आप लोगों को, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा अप्रोक्स थीटा, 10 थीटा अप्रोक्स थीटा। तो इस केस में अगर साइन थीटा भी लगभग थीटा, 10 थीटा भी अप्रोक्स थीटा, तो इट मीन साइन थीटा और 10 थीटा इक्वल होंगे उस केस में। तो हम लोग यहाँ साइन आई की जगह 10 आई पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर n2 10 आई इज इक्वल टू n1 10 r। बस बच्चों अब खत्म, बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद सब कुछ हो गया। अब 10 आई को बच्चों डिफाइन करो। 10 आई कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, 10 आई ये रहा, आप इस ट्राइंगल को उठा के देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो ABO, इन ट्राइंगल ABO देखो आप, ABO, ये A है, ये B है, ये I है और इस डेप्थ को हमने बोला बच्चों रियल डेप्थ, ठीक है। तो यहां से 10 आई कितना होगा बच्चों, परपेंडी अपॉन बेस, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा AB अपॉन D, तो ये हो जाएगा बच्चों N2 AB अपॉन D, ठीक है। अब N1 ऐसे ही बच्चों 10R को डिफाइन करो, 10R को आप ये ट्राइंगल उठाओ बच्चों AIB, ट्राइंगल AIB देखो बच्चों, ट्राइंगल AIB, इस डेप्थ को हमने बोला बच्चों वर्चुअल डेप्थ, ये R एंगल है 10, ट्राइंगल कौन सा यूज कर रहे हैं AIB वाला, देखो AIB वाला, तो यहां से ये R एंगल है, ये कितना हो जाएगा बच्चों 10R कितना हो जाएगा AB अपॉन D डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा बच्चों AB अपॉन D डैश। कोई प्रॉब्लम इस बात में, AB से बच्चों AB कैंसिल हो गया,
इसको आप लिख सकते हो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश। हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों, हमारा फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, इसे आप नोट करोगे, इसे आप नोट करोगे बच्चों। एक स्क्रीनशॉट आप लोगे इसका, एक स्क्रीनशॉट लो आप जल्दी से। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया बच्चों N2 अपॉन N1। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको मिटा रहा हूं बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, और इस पर एक आधा सवाल कर लेते हैं हम लोग, एक आधा क्वेश्चन रीड कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश। इसका मतलब बच्चों D अपॉन D डैश। अब बच्चों देखो यहां पर भी केस, अलग अलग तरह के केस लगते हैं बच्चों। देखो N2 बच्चों वो मीडियम होता है बच्चों, N2 वो मीडियम होता है in which object is placed। N2 वो मीडियम होता है जहां ऑब्जेक्ट है, और N1 वो होता है बच्चों, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज। जिसके अंदर ऑब्जर्वर होता है बच्चों, जहां प्रेक्षक होता है। देखो यहां पर एयर, हम लोग कहां, इधर। अगर इसी का उल्टा, उल्टा भी हम लोग देखेंगे, अभी समझा देंगे, लेकिन एक बार लिख लो आप, एक बार लिख लो N2 बच्चों कौन सा मीडियम है, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। N2, या इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, N2 वो मीडियम बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which object is placed। अपॉन, और ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और N1 क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जर्वर इज, जिसमें ऑब्जर्वर होता है बच्चों, इन विच ऑब्जर्वर इज। देखो N1 कौन सा रिफ्रैक्टिव, देखो बात समझो, यहाँ कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान देने वाला है। और इक्वल में क्या आएगा बच्चों, रियल डेप्थ। डी क्या है बच्चों, रियल डेप्थ। और डी डैश क्या है बच्चों, वर्चुअल डेप्थ। वर्चुअल डेप्थ, डी डैश क्या है बच्चों, वर्चुअल डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ। हिंदी में सुन लो बच्चों, ऊपर कौन सा माध्यम का अपवर्तनांक आएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें वस्तु स्थित हो। और नीचे आएगा बच्चों उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें ऑब्जर्वर स्थित हो। लेकिन इसी चीज को देखो बच्चों एक और तरीके से याद रखते हैं, और इजी वे में ऐसे याद रख सकते हैं इसी चीज को। स्क्रीनशॉट बच्चों ये लेते रहना, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। या हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम रेज कम, फ्रॉम लाइट रेज कम। सुनो बच्चों, बताओ लाइट रे कम्स, उस मीडियम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक जहां से प्रकाश किरण आ रही हो। देखो N2 किसका है, N2 किसका है, याद रखो, बस याद रखने का तरीका रखो। N2 किसका है, वाटर का, और वाटर में ऑब्जेक्ट है, और लाइट रे कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है बच्चों। तो ऊपर आएगा बच्चों उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये केस रिवर्स भी हो सकता है बच्चों। रिवर्स का मतलब ये कि हो सकता है ऑब्जर्वर अंदर हो और कोई ऑब्जेक्ट बाहर हो, तो उसकी जो वर्चुअल हाइट कितनी होगी या रियल हाइट कितनी होगी, ये चीज समझनी है। बात समझो। तो ऊपर बच्चों देखो फॉर्मूला बदल सकता है बच्चों, कैसे बदल सकता है, एक एक चीज समझनी। देखो हर चीज इतनी इजी भी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है, लेकिन जो इनमें डिफरेंस है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हें अगर आप क्लियर कर लो तो देखो डायग्राम बना के भी समझा देंगे, कोई परेशान नहीं होना। फॉर्मूला कहोगे तो बना के दिखा देंगे, ठीक है। अब सुनो, अब देखो N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये चीज ध्यान रखो। और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों जिसमें ऑब्जर्वर है। इसी चीज को एक और तरीके से याद रख सकते हो बच्चों, उस माध्यम का अपवर्तनांक
जहां से किरण आ रही हो, अपॉन उस माध्यम का अपवर्तनांक जहां किरण जा रही हो, refractive index of that medium from ray come, from where ray come, और यहां पर refractive index of that medium, एक मिनट क्लास लेने दे यार, एक मिनट बच्चों, मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए आ गए शेर खान। मैं चप्पू मैं तो काफी आती है, थोड़ी दिला दूंगा मुझे। एक मिनट, अरे वो क्लास में डिस्टर्ब करेगा मालूम। सुनो बच्चों, समझा देंगे, सारी बात क्लियर भी कर देंगे। और उस माध्यम का अपवर्तन जहां किरण जा रही हो, अब देखो ऊपर क्या है बच्चों, N2, और बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल में आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा बच्चों, इक्वल में आ जाएगा वास्तविक गहराई, गहराई या ऊंचाई, अपॉन आभासी गहराई या ऊंचाई। उसको डांट मत, तेरे को पता है मैं जब क्लास ले रहा हूँ बार-बार इसको एक बार मैं दिलाऊंगा बेटा, मैं दिलाऊंगा। वो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, मेरा बेटा बार बार आ रहा है, ठीक है, बंद कर दिया गेट मैंने भी। चलो अब जान लो, तो ये चीज दिमाग में रखनी है बच्चों। ऊपर किसका आया देखो, N2, N2 कौन है बच्चों, जिस मीडियम से रे आ रही हो, और N1 जिस मीडियम में जा रही हो। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। देखो अभी जो फॉर्मूला बना N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश बना बच्चों, तो इसका उल्टा भी हो सकता है बच्चों। इसका उल्टा ऐसा मान के सकते हो, इसका उल्टा जैसे कि अगर अगर मान लो, यही देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं इसको मैं, ठीक है, बीच बीच में लेते रहा करो यार स्क्रीनशॉट। अब ध्यान दो, इसका उल्टा भी देखो प्रूव है बच्चों। अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ठीक है, और देखो, और ये जो D और D डैश है बच्चों, D और D डैश, D और D डैश क्या है बच्चों, D है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है, और रियल डेप्थ कहां से बच्चों, वाटर सरफेस से, कहां से बच्चों, रियल D क्या है बच्चों, रियल डेप्थ कहां से बच्चों, वाटर सरफेस से, वाटर सरफेस से गहराई है बच्चों, और D डैश क्या है बच्चों, वाटर के सरफेस से वर्चुअल डेप्थ, ठीक है। ये कहां से मेजर करनी है D और D डैश, वाटर के सरफेस से या बाउंड्री से, जहां से दो मीडियम सेपरेट हो रहे हो। ये रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, ये हम लोगों को उस बाउंड्री से हम लोग मेजर करेंगे जहां से दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हो बच्चों, या समझ सकते हो वाटर के सरफेस से, ठीक है, या वो बाउंड्री जहां से दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे हो। इसको उल्टा भी समझ सकते हो बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, यहां एक फिश है बच्चों, यहां एक फिश है बच्चों, फिश, ठीक है, और यहां कहीं, यहां कहीं, यहां कहीं हमारा यहां कहीं हमारा एक मेंबर, एक बंदा खड़ा है, ये मान के चलो, ठीक है, ये देखिए, मान के चलो कि भाई यहां कोई बंदा खड़ा है, यहां कोई बंदा खड़ा है। तो अब देखो बच्चों, इसको मिटा रहा हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे अभी आप। तो इस, यहां कहीं भी देख, कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे है बच्चों, ये भी देखना। मान लो यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, इसको उल्टा भी समझ सकते, ठीक है, थोड़ा पास ले लेते, यहां कहीं ऑब्जेक्ट, यहां कहीं ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों देखो, ये होगी बच्चों रियल हाइट, रियल हाइट होगी, रियल हाइट। अब हम लोग देखते हैं कि मछली को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा,
तो एक रे तो बच्चों में डायरेक्ट सीधी बना देता हूं, इससे सीधी रे बना देता हूं, सीधी पास होती हुई, ठीक है। और ये होगी बच्चों रियल हाइट, रियल हाइट। और एक रे मैंने यहां बना दी बच्चों, जो अब देखो लाइट रे कहां जा रही है बच्चों, लाइट रे कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में, रेयरर से डेंसर में। अगर मान के चलो ये एयर है बच्चों, एयर, और ये वाटर है, अगर ये वाटर है बच्चों, तो लाइट रे कहां जा रही है बच्चों, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी बच्चों, मच्छी की आंख तक पहुंच जाएगी लाइट रे, है ना, पहुंच जाएगी ना बच्चों। तो ये एंगल हमारा कहलाया बच्चों आई, और ये एंगल कहलाया बच्चों आर। आपको दिखाई दे रहा है, आपको विजिबल है सारी चीजें, थोड़ा दूर बनाता हूं ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो ये एंगल आई हो गया बच्चों, और ये एंगल आर हो गया। लेकिन मछली को ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा बच्चों, अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो मछली को ये ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगा, इसकी इमेज यहां बनेगी ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी, यहां इसकी इमेज बनेगी। तो बच्चों अगर ये एंगल, अब यहां से भी देखो बेटा वही लॉ, सेम लॉज लगा के आप कर सकते हो, सेम वही आप पैरा एक्सियल रे मानकर। तो ये बच्चों हो गई हमारी अपीरेंट डेप्थ, सॉरी अपीरेंट हाइट, अपीरेंट हाइट हो गई बच्चों, अपीरेंट हाइट। अब देखो अगर ये एंगल बच्चों आर है, ये आई है, अगर ये एंगल आई है बच्चों, अभी देखो सारा चीजें क्लियर कर देंगे आप लोगों को, ध्यान से देखना, ध्यान से एक एक बात समझना। अगर ये एंगल आर है बच्चों, तो ये एंगल भी आर होगा, ये एंगल भी आर होगा, ठीक है। अगर ये एंगल, जस्ट मिनट, हाँ बिल्कुल, देखो अगर कोई दो रे एक दूसरे को काटे बच्चों इस तरीके से, इस तरीके से कोई दो रे काटे, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल देखो, ये एंगल इक्वल होते हैं, ये आर तो ये भी आर, ये आर तो ये भी आर। ध्यान देंगे सभी अच्छे से। डायग्राम थोड़ा साफ बनाता हूँ, विजिबल बनाता हूँ ढंग से, थोड़ा सा ध्यान से और अच्छी से बात है। तो ये एंगल बच्चों कहलाया आई एंगल, और ये जाना यहां चाहती थी रे, लेकिन थोड़ी बैंड हो जाएगी, तो ये एंगल आर हो गया बच्चों, ये आर हो गया। इसको आप पीछे बढ़ाओगे बच्चों रे को, तो आपको इमेज कहां, यहां मिलेगी कहीं। अब सेम कॉन्सेप्ट बच्चों वही, मैं इस लाइन को भी इससे मिला देता हूं, इस लाइन को भी इससे मिला देता हूं। अब देखो बच्चों अगर ये एंगल आर है बच्चों, ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आर होगा, ये भी एंगल आर होगा। क्यों, ये दोनों पैरेलल लाइन है बच्चों, थर्ड लाइन उसको काट रही है, ये आर है तो 100% ये भी आर होगा बच्चों। देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ की है मैंने, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाई है मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाई है मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट। और ऐसे ही देखो अगर बच्चों ये एंगल आई है बच्चों, ये एंगल आई है, तो ये भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल बच्चों, ठीक है, समझ सकते हो इस बात को। अगर ये एंगल आई है बच्चों, आई, ये एंगल आई है बच्चों, तो ये एंगल भी आई होगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इस केस में। अब देखो बच्चों यहां भी स्नेल लॉ लगा सकते हो आप, यहां भी स्नेल लॉ लगा सकते हो। अब सुनो, यहां अगर आप स्नेल लॉ अप्लाई करोगे बच्चों, तो जिस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस तरफ का एंगल, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इस तरफ का n2, तो ये हो गया बच्चों n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अगर ये पैरा एक्सियल रे है तो बच्चों साइन थीटा टेन थीटा के लगभग इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू टेन आई इज इक्वल टू n2 टेन आर इक्वल टू टेन आर। ठीक है, दोनों डेरिवेशन करने नहीं है, एग्जाम में एक ही डेरिवेशन करना है, हम लोग सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है। हमने पहले भी n1 माना था, n1 माना था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका n2 माना था, सेम चीज है, लेकिन इस बार फॉर्मूला चेंज होके आएगा बच्चों, इस बार फॉर्मूला बदल के आएगा। इस बार फॉर्मूला आएगा n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू d अपॉन d डैश, या h अपॉन h डैश, h अपॉन h डैश बोल दो, या d अपॉन d डैश बोल दो। इस बार ये फॉर्मूला आएगा बच्चों। अब देखो
अब यहां से देखो साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों या टेन आर, टेन आई देख लो पहले, टेन आई क्या होगा बच्चों, टेन आई, ये वाला ट्राइंगल देखो आप, इस ट्राइंगल को देखो आप, इस ट्राइंगल को, इन दो पॉइंट्स को नाम दे देता हूं मैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को नाम दिया मैंने ए और बी, ए और बी नाम दिया मैंने। अब इस ट्राइंगल को देखो बच्चों, ए बी ओ बी ए को देखो, टेन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडी अपॉन बेस, परपेंडी अपॉन बेस, देखो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये आई है, ये एच है और ये ए बी है, ए बी यहां से लेके यहां तक ए बी, तो टेन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडी अपॉन बेस ए बी अपॉन एच, तो ये बन गया n1 ए बी अपॉन एच, यहां से ये n2। अब देखो टेन आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इस ट्राइंगल को देखो आप, आई ए बी, आई ए बी ट्राइंगल को देखो, टेन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडी अपॉन बेस लंब बटे आधार, परपेंडी कितना ए बी, बेस कितना ये पूरा एच डैश, तो ए बी अपॉन एच डैश, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, देखो क्या आया बच्चों, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू h अपॉन h डैश, h अपॉन h डैश से मतलब क्या हो गया, h क्या है रियल हाइट और ये क्या है बच्चों वर्चुअल, सेम चीज समझ सकते हो, n1 अपॉन n2 आया, लास्ट केस में क्या आया बच्चों n2 अपॉन n1, तो आप याद रखोगे कि ऊपर कौन सा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बच्चों, जहां ऑब्जेक्ट है, जहां ऑब्जेक्ट है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फिश की, फिश उसको देख रही है कि भाई उसकी हाइट जो पहले हाइट थी और वर्चुअल हाइट में क्या रिलेशन है। अब हम देख रहे हैं फिश की नजरों से, अब हम मछली की नजरों से देख रहे हैं बच्चों कि हमको जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर दिखाई देगा, बट एक्चुअल में था यहां, लेकिन दिखाई कहां दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। तो मान लो अगर यहां कोई एच हाइट का बंदा खड़ा है, यहां कोई एच हाइट का बंदा खड़ा है, तो मछली को वो इतना बड़ा दिखाई देगा, तो वो मछली को इतना बड़ा, इतना लंबा दिखाई देगा बंदा, कितनी हाइट दिखाई देगी, मान लो अगर 6 फीट का बंदा खड़ा है तो वो ज्यादा फीट का दिखाई देगा मछली को, और लंबाई दिखाई देगी उसकी, समझ आ रही बात। तो ये स्टोरी है, याद रखोगे ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है वो रखना है जहां से रेज आ रही हो। तो यहां कहां से रेज आ रही थी बच्चों, देखो ऑब्जेक्ट से आ रही थी, क्योंकि मछली देख रही है, तो मछली को ये ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब लाइट रे ऑब्जेक्ट को टकराएगी और ऑब्जेक्ट को टकराकर मछली तक पहुंचेगी। तो लाइट रे कहां से आ रही है, n1 मीडियम से आ रही है, कहां जा रही है, n2 मीडियम में, या फिर ऐसे समझ लो ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा, जहां ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो, जहां ऑब्जेक्ट हो, और n2 जहां पर ऑब्जर्वर हो बच्चा हो, जहां पर प्रेक्षक हो, देखने वाला हो, ऑब्जर्वर हो, ये चीज समझनी है आप, ठीक है। तो फॉर्मूला समझ गए आप लोग, इस पर एक क्वेश्चन देख लो, मिटा देता हूं इसको मैं, एक क्वेश्चन देख लो इस पर आप। चलो फिर मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, आज के लिए इतना ही। पहले तो अपने अपने माइक ऑन करो, सभी के सभी माइक ऑन करो, माइक ऑन कर लो। हाँ ये बात समझ आई बच्चों, ये बात समझ आई, सबको समझ आई अच्छे से बात ये। तो पहले वाले केस में क्या था, पहले हम लोग पानी के बाहर खड़े थे और हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे थे। एक बार मैं आपको सबको म्यूट कर देता हूं, सुनो। पहले वाले केस में क्या था बच्चों, हम लोग पानी के बाहर थे और हम पानी के अंदर देख रहे थे। अब दूसरा केस क्या है बच्चों, मछली देख रही है ऑब्जेक्ट को, मछली को ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट अगर मान लो पहले एच हाइट का है, तो मछली को ये ऑब्जेक्ट एच डैश हाइट का दिखाई देगा, मतलब और लंबा दिखाई देगा। जैसे पानी में देखते हैं तो गहराई कम दिखाई देती है, वैसे पानी से अगर बाहर देखोगे तो लंबाई बढ़ जाती है, 5 फीट का बंदा और लंबा दिखाई देने लग जाएगा, 6-7 फीट का, 8 फीट का। वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, वाटर है, वाटर के अलावा कोई और अदर मीडियम हो तो अलग फर्क पड़ सकता है, दूसरा कोई अलग लिक्विड हो तो हाइट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड किस पे करती है, रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव। एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो, समझने वाली बात है। अगर मैं कह दूं बच्चों की n1 इज इक्वल टू n2 है, n1 इज इक्वल टू n2, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो बच्चों रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ सेम हो जाएगी। देखो क्यों हो जाएगी, इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1, और यहां से 1 को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये चीज समझनी है बच्चों। अब ये चीज देखो, अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, बच्चों ये चीज सुन लो, ऑब्जर्वर अगर याद रखने के लिए कल को न्यूमेरिकल आते तो कुछ दिमाग में रहता है पहले से, अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है बच्चों, रेयर मतलब विरल माध्यम में, तो उसको हमेशा हाइट या डेप्थ कम दिखाई देगी, रियल से वर्चुअल डेप्थ कम होगी।
मतलब उसको हाइट और या डेप्थ कम दिखाई देगी। लेकिन अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, अगर ऑब्जर्वर प्रेक्षक सघन मीडियम में, जैसे मछली, देखो मछली किसमें थी, वाटर में, डेंसर मीडियम में, तो हम मछली की नजरों से देख रहे थे बच्चों, मछली को कैसा दिखेगा बाहर। अगर आप यहाँ हो, अगर आप डेंसर मीडियम में हो और ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, तो आप लोगों को उसकी हाइट, वर्चुअल हाइट ज्यादा दिखाई देगी या वर्चुअल डेप्थ ज्यादा दिखाई देगी। ये बात समझनी जरूरी थी। ठीक है, कल इस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। बस याद क्या रखना है बच्चों, याद यही रखना है, ऊपर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ऑब्जेक्ट है और नीचे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां ऑब्जर्वर है। या फिर ऐसे याद रखो, n2 ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका आएगा बच्चों, देखो बदल गया ना, पहले n2 अपॉन n1 है, यहाँ क्या आ गया n1 अपॉन n2। तो याद रखने वाली बात ये है बच्चों कि ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का आएगा जहां से लाइट रे आ रही हो, और नीचे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बच्चों उस मीडियम का आएगा जहां लाइट जा रही हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक डेरिवेशन करना है, आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, आप लोग वही डेरिवेशन कर लेना, समझाने के लिए बता दिया। कल इस पर हम लोग 2-4 न्यूमेरिकल्स, 2-4 एग्जांपल्स कर लेंगे। ओके, गुड बाय। अब सबको समझ आ गया अच्छे से? ओके, ओके बच्चों, ओके, गुड बाय। ओके, गुड बाय।